दोस्तों, थीटा बिनोम चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी का अंतिम भाग है। आपके प्रेम और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी कहानी को बहुत ध्यान से सुना और उसे सब्सक्राइब और लाइक भी किया, पर आपने कमेंट करके यह नहीं बताया कि आपको सिया की कहानी कैसी लगी। एक मॉडल के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में और सबसे बड़ी एक इंसान के रूप में यह कहानी कैसी लगी। अब आगे आप हमसे कैसी कहानी सुनना चाहते हैं, इस एपिसोड में भी आप हमें बता सकते हैं। आप हमसे कैसी कहानी सुनना चाहते हैं, हम उसी तरह की कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए यह कहानी का अंतिम भाग सुनिए। इस कहानी का पिछला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए कहानी के लिए आगे बढ़ते हैं। संदीप, ठीक है। वैसे अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये शो शालिनी करने वाली थी। मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए, देखता हूँ उसकी हालत कैसी है। करिश्मा और संदीप अभी बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से करिश्मा का फोन बजा। कॉल नैतिक का था। नैतिक ने करिश्मा के फोन उठाते ही कहा, प्रेसिडेंट करिश्मा, हम राशि के दादाजी को लेने के लिए आ रहे हैं। आपको उनका अब और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। करिश्मा ने इस बात में कोई जवाब नहीं दिया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और संदीप को इशारा किया कि वो राशि के दादाजी को मिरेकल एंटरटेनमेंट के ऑफिस लेकर आ जाएं, क्योंकि नैतिक और राशि यहीं आ रहे थे। संदीप जैसे ही राशि के दादाजी को लेकर आया, नैतिक, राशि और साथ में सिया तीनों मिरेकल एंटरटेनमेंट के रिसेप्शन के पास खड़े होकर दादाजी का इंतजार कर रहे थे। कार से उतरते वक्त संदीप ने राशि के दादाजी से कहा, कुछ पैसों के लिए आपकी पोती अपना जिस्म बेच रही है और गलत लोगों की संगत में आ चुकी है। शायद किसी की रखेल भी बन गई है। मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगा कि उसे समझाइए, अच्छे घर की लड़कियां ऐसी चीजें ना करें। संदीप के शब्द सुनकर राशि के दादाजी के होश उड़ गए थे। संदीप के दादाजी को कार से उतारकर सीधे सिया के पास पहुंचा और उसने सिया से कहा, लंदन जाने की तैयारी कर लो। तुम्हारे पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल एक्सपोजर की कमी है, इसीलिए एक हफ्ते में जेके वालों का रैंप वॉक तुम कर रही हो। सिया, ठीक है। राशि अपने दादाजी को देखकर भावुक हो गई और दौड़कर उनके गले लग गई, लेकिन दादाजी ने उसे झिटक कर अपने से दूर कर दिया और कहा, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। राशि, ठीक है, हम घर चलते हैं। राशि, नैतिक और राशि के दादाजी सिया एक ही कार से निकले। क्योंकि हयात रेजिडेंसी पहले आ गई थी, इसीलिए उन तीनों ने सिया को वहीं पर उतार दिया और राशि के घर की ओर निकल गए। जैसे ही वो राशि के घर तक पहुँचे, पीयूष वहाँ पर बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर वहाँ खड़ा है। पीयूष को वहाँ खड़ा देखकर दादाजी को कुछ खास अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पीयूष की ओर नाराजगी दिखाते हुए कहा, यंग मैन, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक जवान लड़की के घर के बाहर इतनी रात को आपको नहीं खड़ा होना चाहिए? पीयूष को समझ नहीं आया कि दादाजी ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं। उसने झेपते हुए कहा, वो मुझे लगा कि आप यहाँ आने वाले हैं, तो मैं आपको एक बार देख लूं कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। आप ठीक हैं या नहीं? दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होने वाला था? मेरा बहुत अच्छे से वहाँ पर ख्याल रखा गया है। मैं आराम से था, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। जो तुम यहाँ मुझे देखने के लिए आए हो, मेरे हिसाब से अब तुम्हें जाना चाहिए। काफी रात हो गई है। राशि पीयूष की ओर देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। पीयूष को भी समझ नहीं आया, इसीलिए वो गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला गया। जैसे ही दादाजी और राशि अकेले हुए, दादाजी ने राशि की ओर देखते हुए कहा, बेटा, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा इस आदमी के साथ में कोई चक्कर चल रहा है? राशि, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? दादाजी, तो फिर मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी बॉस करिश्मा इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी बच्ची है, उसके बाद भी तुम और तुम्हारी वो सिया मिलकर उसे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम लोगों को उसके खिलाफ जाकर क्या मिल रहा है? राशि को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दादाजी को कैसे समझाए। फिर भी उसने कोशिश करते हुए कहा, दादाजी, करिश्मा अच्छी नहीं है। करिश्मा ने आपको बंधक बनाकर रखा हुआ था ताकि वो सिया से अपनी मर्जी का काम करवा सके। आपको तो ये सब पता भी नहीं है
और तो और वो सिया ही है जिसने आपको बचाया है और सही सलामत यहाँ तक लाने में मेरी मदद की है। दादाजी, बंधक और मैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम लोगों को पक्का कोई गलतफहमी हुई है। मैं वहाँ बंधक नहीं था। करिश्मा ने मेरा वहाँ बहुत ध्यान रखा। मेरे खाने पीने का, मेरे आराम का, मेरी हर चीज का उसने ध्यान रखा। और तो और मुझे अपने साथ घुमाने भी लेकर गई। और तुम मुझे कह रही हो कि उसने मुझे बंधक बनाकर रखा हुआ था। राशि को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दादाजी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स को और यहाँ के कारनामों के बारे में कैसे समझाए। राशि के लिए अपने दादाजी को समझाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। पर एक बात उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी कि उसके दादाजी को संदीप ने कहा है कि राशि किसी की रखेल बन चुकी है, पैसों के लिए अपना जिस्म बेचती है। ये बात वो भुलाई नहीं, भूल पा रही थी। इधर रात को सिया राजवीर के साथ अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और प्यार से राजवीर के सर पर हाथ फेर रही थी। तभी उसने राजवीर से कहा, मेरा लंदन का शो फाइनल हो गया है, आप मेरे साथ चलेंगे? राजवीर, साल का आखिरी महीना है। इस महीने में बहुत सारे अवार्ड शो और अवार्ड सेरेमनी होती है। देखता हूँ मेरा शेड्यूल कैसा है, उस हिसाब से बताऊंगा। सिया, नहीं, आप रहने ही दीजिए। मैं वैसे भी नहीं चाहती कि आप परेशान हो। इस समय पर आपके पास बहुत काम होगा। पहले भी मेरे साथ जाने के लिए आपको अपना काम छोड़ना पड़ता था या बहुत जल्दी करना पड़ता था, पर इतने सारे काम को आप इतने कम समय में कैसे कर पाएंगे? हमें वैसे भी 6 दिनों में निकलना है। राजवीर, देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखते देखते सिया के लंदन जाने का दिन भी आ गया। अगले दिन उसे जाना था और वो अपने घर पर सामान की पैकिंग कर रही थी। तभी राशि उसको मिलने के लिए आई। सिया, क्यों, क्या हुआ? तुम कुछ उदास लग रही हो। राशि, नहीं, ऐसा तो नहीं है। सिया, कहीं पीयूष के बारे में तो नहीं सोच रही हो? राशि, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पीयूष के बारे में सोच रही हूँ? सिया, बस ऐसे ही मुझे लगा। दरअसल सिया राशि के मन को पढ़ सकती थी और इस वक्त राशि की शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि पीयूष के लिए उसके मन में फीलिंग आ चुकी है, जिन्हें वो ना तो समझ पा रही है या समझने के बाद भी टालना चाह रही है। सिया, क्या हुआ? तुम्हारी पीयूष से बात नहीं हुई क्या? उसने तुम्हारी इस सब में इतनी मदद की, तुमने उससे बात क्यों नहीं की? राशि, नहीं, जिस रात दादाजी आए थे उसके अगले दिन सुबह मैंने उससे बात की थी, उसे थैंक यू भी बोला, पर दादाजी को संदीप ने ये कह दिया है कि मैं पीयूष की रखेल हूँ और पैसे के लिए अपना जिस्म बेचती हूँ। इसीलिए दादाजी को मेरा पीयूष के साथ किसी भी तरीके का बात करना समझ या पसंद नहीं आ रहा है। वो नहीं चाहते कि मैं पीयूष से किसी भी तरह का रिश्ता रखूं। सिया, हमने ये तुम्हारे मंगेतर होने वाली बात तुम्हारे भले के लिए ही कही थी, पर मुझे लगता है मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया है। राशि, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राशि पीयूष के बारे में बात करके थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि वो अपने मन की फीलिंग को खुद नहीं समझ पा रही थी। इसीलिए उसने बात बदलते हुए कहा, क्या हुआ? बिग बॉस हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? सिया, नहीं, साल का आखिरी महीना है, इस समय बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं, इसीलिए वो बिजी हैं। अगले दिन सिया और राशि जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचे, राशि को ध्यान आया कि राशि अपना पासपोर्ट घर पर ही भूल गई है। उसने हड़बड़ाकर सिया को जैसे ही बताया तो सिया ने कहा, एक काम करो, पीयूष को फोन करो, वो तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा पासपोर्ट ले आएगा, क्योंकि यहाँ से जाने और आने में तुम्हें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हमारे पास इतना समय नहीं है। राशि पीयूष को फोन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पीयूष को क्या बोले, पर उसके पास में पीयूष को फोन करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। इसीलिए उसने पीयूष को फोन किया। किसी और का फोन होता तो पीयूष साफ तौर पर मना कर देता, पर ये राशि थी, इसीलिए उसने हाँ कह दिया और राशि के घर पर जाकर उसका पासपोर्ट लेकर सीधे एयरपोर्ट पहुंचा। फीलिंग अब तक उसके मन में भी पैदा हो चुकी थी, पर वो समझ भी नहीं पा रहा था। उसने जब राशि को जाते हुए देखा तो उसके दिल में भी दर्द हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इधर हड़बड़ाहट में राशि पीयूष की आंखों में आई हुई भावनाओं को पढ़ ही नहीं पाई।
पीयूष को यहाँ आते वक्त पैर में चोट लग गई थी, पर उसे राशि के सामने एहसास नहीं हुआ। राशि के जाने के बाद उसने अपना पैंट ऊपर करके देखा तो उसके घुटने पर घाव था जिससे खून बह रहा था। मजे की बात ये थी कि ऊपर खड़े नैतिक और सिया ने ये सारी बातें देख ली थी और दोनों के ऊपर हंस भी रहे थे। तभी सिया ने कहा, जब दो पागल मिलते हैं तो ऐसा ही होता है। पीयूष भी राशि की तरह गधा है, ये तो मैं बहुत पहले समझ गई थी, पर इतना गधा है ये आज पता चला। नैतिक, पर इसे ही तो प्यार कहते हैं। सिया, हाँ वो तो है। सिया अपने फैंस से बचकर निकलने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी, पर तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। ये वही रिपोर्टर था जो पिछली बार उसे राजवीर के साथ ट्रैवल करते वक्त मिला था और उसने राजवीर की कार से सिया को उतरते हुए देखा था। सिया की याददाश्त वैसे भी बहुत अच्छी थी और खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी थी जिससे उसे खतरे का एहसास हो। तभी वो रिपोर्टर सिया के पास आया और उससे कहा, मिस सिंघानिया, आपने मुझे पहचाना या नहीं? सिया, जी मैं आपको पहचानती हूँ। रिपोर्टर ने आजू बाजू झांकते हुए कहा, क्या हुआ, इस बार आपका वो बॉयफ्रेंड आपके साथ नहीं आया जिसके साथ आप पिछली बार आई थी? सिया ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ गई। तभी नैतिक ने उससे पूछा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सिया ने उसे सारी कहानी बता दी। इधर मिराकल एंटरटेनमेंट में करिश्मा केबिन में इधर से उधर घूम रही थी और उसने संदीप से पूछा, सिया फ्लाइट में बैठ गई या नहीं? संदीप, हाँ अब तक तो वो फ्लाइट में बैठ चुकी होगी और वैसे भी इस बार वो हमसे बचकर नहीं निकल पाएगी। मैंने अच्छे खासे बड़े बड़े जासूस टाइप के रिपोर्टर हायर किए हैं जो सिया के पीछे रहेंगे और वो जैसे ही कोई गलती करेगी हमें उसके खिलाफ तुरंत सबूत मिल जाएगा। सिया को इस ट्रिप पर मुसीबतों का एहसास हो रहा था और नैतिक को सिया से ज्यादा डर लग रहा था। बस नैतिक को इस बात की तसल्ली थी कि इस बार राजवीर उनके साथ नहीं आया था। पूरे 10 घंटे की फ्लाइट के बाद में सिया लंदन पहुंची। फ्लाइट के उड़ने से पहले सिया ने वैसे भी राजवीर को इस रिपोर्टर के बारे में सब कुछ बता दिया था। जैसे ही नैतिक और सिया होटल जाने के लिए कार में बैठे, नैतिक ने उसे बताया कि 2 दिन के बाद में जेकी का शूट होने वाला है। उसके पहले उन्हें मीडिया को एक इंटरव्यू देना है। सिया, ठीक है तो तुम इंटरव्यू का सब कुछ फाइनल कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नैतिक, मुझे एक बात बताओ, ये जो करिश्मा बहुत अच्छा और बड़े दिल वाली होने का दिखावा कर रही है, तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है? सिया, देखो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि जेके का शो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और तो और इंटरनेशनल एक्सपोजर है, इसीलिए मैंने ये शो एक्सेप्ट कर लिया। इसे तो मैं छोड़ नहीं सकती थी। और रही बात करिश्मा की, तो मुझे अच्छे से पता है कि मुझे इतना बड़ा मौका देने के बदले वो कुछ इससे बड़ा ही चाह रही होगी। बस हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। नैतिक, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, हमें सतर्क रहने की तो जरूरत है। नैतिक और सिया नहीं जानते थे कि संदीप और करिश्मा ने मिलकर उनके लिए जासूस फोटोग्राफर अरेंज किया हुआ है और उन्हें खुली छूट दी है और हर तरह की सहूलियत दिलाई गई है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा कर सके। जितने ज्यादा सबूत होंगे करिश्मा और संदीप के लिए उतना अच्छा होगा। नैतिक, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल तुम आराम करो। वैसे भी 2 दिन में शूट है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, इसलिए तुम्हारे लिए आराम बहुत जरूरी है। सिया जैसे ही होटल के कमरे में पहुंची, नई जगह, नया बिस्तर, वो राजवीर को मिस कर रही थी। अभी वो राजवीर के बारे में सोच ही रही थी कि राजवीर का फोन आ गया। सिया ने हंसते हुए फोन उठाया और कहा, क्या बात है, आपको कैसे पता चला कि मैं आपको मिस कर रही थी? राजवीर, ये बात मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा। सिया, क्या तुम सच में पूरे 1 हफ्ते के लिए गई हो? मेरे लिए तो आज का दिन ही काटना मुश्किल हो गया है। पूरा हफ्ता मैं तुम्हारे बिना कैसे बिताऊंगा? ये घर तो मुझे काटने को दौड़ रहा है। तुम होती तो पता ही नहीं चलता और आज तुम नहीं हो तो ये घर बहुत सूना सूना लग रहा है। सिया, याद तो मुझे भी आपकी बहुत आ रही है, पर क्या करूं, काम छोड़कर तो नहीं आ सकती ना। हमें दूरी का दर्द तो सहना ही होगा। सहना होगा,
वो भी राजवीर को सिया से दूर रहने का डर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए राजवीर ने फौरन पीयूष को मैसेज किया कि वो अगली फ्लाइट में राजवीर के लिए टिकट बुक करे और वहाँ पहुँचने के बाद अगली फ्लाइट की वापसी की टिकट बुक करे। पीयूष को जैसे ही राजवीर का मैसेज मिला वो सोच में पड़ गया कि इसके हिसाब से राजवीर को 10 घंटे जाने में लगेंगे और 10 घंटे आने में लगेंगे। 20 घंटे की फ्लाइट का सफर राजवीर सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि वो एक झलक सिया को देख सके। उसको ये सब कुछ पागलपन लग रहा था। बात करते करते सिया सो गई। कॉल अभी भी चालू थी। सिया नींद में बड़बड़ा रही थी। राजवीर, बस मेरा थोड़ा सा इंतजार करना, मैं बस आपके ओहदे तक पहुंच ही गई हूँ। कुछ दिन और, बस ये आखिरी सीढ़ी है, इसके बाद मैं आपके लेवल पर होंगी, हम एक हो जाएंगे। सिया का नींद में बड़बड़ाना सुनकर राजवीर का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसे सिया पर इतना प्यार आ रहा था कि उसका बस चलता तो उड़कर सिया के पास इसी वक्त पहुंच जाता। अगले दिन शूट के पहले एक रनवे ट्रायल होना था जिसमें सभी मॉडल्स को अपने कपड़ों की जांच पर करनी थी, उनकी फिटिंग देखनी थी, उनका एक ट्रायल रैंप वॉक करना था ताकि शो के दिन कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए। इसी शो के लिए सिया कपड़ों का ट्रायल कर रही थी और सिर्फ 2 पीस सेट में खड़ी हुई थी। मॉडलिंग में ये आम बात थी। मॉडल्स इस तरीके से फुल बॉडी मिरर के सामने खड़ी होती हैं और उसके बाद में डिजाइनर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से असिस्टेंट मॉडल को कपड़े पहनाते जाते हैं और उनका ट्रायल होता जाता है। इसमें मॉडल को कुछ नहीं करना होता। इस शूट का डिजाइनर 40 के आसपास का आदमी था और लुक से ही आर्टिस्टिक लगता था। उसने जैसे ही सिया के पैरों को देखा, उसने अपने असिस्टेंट को कहा कि एक काम करो, जाकर फिनाले वाली ड्रेस लेकर आओ। सिया के पैर वाकई में इतने खूबसूरत थे कि उन्हें इग्नोर करना आसान नहीं था। डिजाइनर ने अपने असिस्टेंट को सिया को फिनाले वाली ड्रेस पहनाने को कहा। जैसे ही सिया को वो ड्रेस पहनाई गई, ड्रेस उस पर इतनी फब रही थी कि डिजाइनर ने तो उसी वक्त फैसला ले लिया और सिया से कहा, अब तुम शो का फिनाले कर रही हो। सिया दरअसल शो की ओपनिंग के लिए आई थी। पहले ही ये बड़ा मौका था क्योंकि इस पूरे शो में वो अकेली इंडियन मॉडल है, पर अब वो शो का फिनाले कर रही है। ये तो सोने पर सुहागा हो गया था। सिया की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि इस तरीके से कदम दर कदम वो राजवीर की ओर बढ़ रही थी। अब वो जल्द ही अपना रिश्ता अनाउंस कर पाएगी। फिनाले में सिया को एक मेल मॉडल के साथ में वॉक करना था। मॉडल बहुत हैंडसम था, उसकी आंखें नीली थी और वाकई में बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी। उसने जैसे ही सिया को देखा, वो सिया की खूबसूरती का कायल हो गया। वॉक करते वक्त छेड़खानी करना आम बात थी। बहुत सारे मेल मॉडल्स मौके का फायदा उठाकर या तो फीमेल मॉडल्स के साथ में छेड़खानी करते हैं या फिर मौके का फायदा उठाकर वो जो पॉसिबल होगा वो हरकत करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ इस मॉडल ने किया और सिया की जांघ पर एक चिकोटी काट दी। सिया ने जैसे ही उसे गुस्से में देखा, उसने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, क्या करूं? आपके पैर इतने खूबसूरत हैं कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इन्हें किस कर लूं। सिया ने इस बात का लिहाज करते हुए कि वो एक प्रोफेशनल काम के लिए आई है और विदेश में है, शांति से कहा, अगर आप ऐसा करेंगे या ऐसा कहेंगे भी तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपके देश का हर आदमी आपके ही जैसा है। फिर भी मॉडल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। जैसे तैसे रैंप वॉक पूरा हुआ। जैसे ही सिया नीचे आई, नैतिक ने उससे पूछा, वहाँ क्या हुआ? वो तुम्हें कुछ कह रहा था क्या? सिया ने उसे कहा, नहीं कुछ नहीं, और इस बात को इग्नोर कर दिया। बहुत सारे कैमरे के फ्लैश चमक रहे थे। सिया को फोटोग्राफी की समझ थी और कैमरे की भी। वो मीडिया के बीच हमेशा कैमरे की नजर में रही, इसीलिए उसे पता था कि कैमरा एंगल्स कैसे होते हैं और कहां से फ्लैश आ रही है, इसकी भी उसे बहुत अच्छी से समझ थी। इन्हीं सारे फ्लैश के बीच में उसे अचानक से एक अनयूजुअल टाइप का फ्लैश चमकता हुआ दिखाई दिया। सिया ने फौरन नैतिक को इसके बारे में चेताया और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चोरी से मेरी फोटो खींच रहा है। नैतिक, ठीक है, तुम जल्दी से बैक स्टेज आओ, मैं जल्दी चेक करके आता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। नैतिक के कहने के बाद भी सिया नहीं गई। थोड़ी देर वहीं रुक गई क्योंकि शूटिंग एक चर्च में हो रही थी। फोटोग्राफर चर्च की बेंच के नीचे छुपा हुआ था। वो प्रोफेशनल जासूसी फोटोग्राफर था, इसीलिए नैतिक की पकड़ में नहीं आया। नैतिक ने वापस आकर कहा कि वहाँ तो उसे कोई नहीं मिला। सिया, हो सकता है कि मुझे ही जबरदस्ती शक हो रहा हो।
हो सकता है ऐसा कुछ ना हो, पर फोटोग्राफर की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसे एक ऐसी फोटो मिल गई थी जिसकी चाह में वो यहाँ तक आया था। एक मेल मॉडल के साथ में सिया फ्लर्ट करती दिख गई थी। हालांकि इस फोटो की हकीकत कुछ और थी, पर देखने में ऐसा ही लग रहा था जैसे सिया और उस मॉडल के बीच कुछ चल रहा है। उसने जैसे ही ये फोटो संदीप को भेजी, संदीप फोटो देखकर खुश हो गया और उसने मन ही मन कहा, आज तो पहला दिन है, अभी 6 दिन बाकी हैं। जब तक तुम वापस आओगी तब तक तुम बर्बाद हो चुकी होगी। काफी देर तक हील्स पहनकर रैंप वॉक करने की वजह से सिया के पैर बहुत ज्यादा दर्द हो रहे थे। वो कार में सो गई और राशि उसके पैरों पर मसाज कर रही थी। सिया ने सोने से पहले नैतिक को बताया था कि उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और नैतिक ने सिया से कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। अगर तुम सो गई तो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक उठाकर पहुंचा दूंगा। तुम परेशान मत हो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। सिया कार में सोते हुए होटल पहुंची। जैसे ही कार होटल की पार्किंग में रुकी, नैतिक की नजर सामने की कार पर टिके हुए इंसान पर पड़ी और नैतिक के मुंह से सिर्फ इतना निकला, राजवीर सर। राजवीर को देखकर राशि ने सिया को जगाना चाहा, पर राजवीर ने उसे रोक दिया और चुपचाप से सिया को उठाकर अपनी कार में बैठा लिया। राजवीर ने ये सब कुछ इतनी शांति और इतने आराम से किया कि सिया को पता भी नहीं चला कि उसे किसने उठाया। वो नींद में ही कार में बैठ गई। कार में सिया को बिठाने के बाद में राजवीर ने नैतिक से कहा, होटल सेफ नहीं है, मैं इसे उस बंगले पर ले जा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर बुक किया हुआ है। और ये कहकर राजवीर वहाँ से निकल गया। इस वक्त राजवीर के पास में सिया के साथ बिताने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं और सिया सो रही है, पर सिया को सोता हुआ देखना भी उसके लिए काफी है। उसने सिया को ना जगाना ही ठीक समझा। इधर राजवीर के ये शब्द कि होटल सेफ नहीं है नैतिक को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। पहले सिया का ये कहना कि उसकी कोई फोटो खींच रहा है, बाद में राजवीर का ये कहना कि होटल सेफ नहीं है, चीजें एक दूसरे के साथ लिंक हो रही थी। और तो और नैतिक को अब याद आ रहा था कि जब वो पूजा के साथ रिलेशन में था, उस समय भी पूजा को इसी तरीके से लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई चोरी से उसकी फोटो खींच रहा है और उसे अनजानी परछाइयों का डर लगने लगा था। नैतिक मन ही मन भगवान से बस ये प्रार्थना कर रहा था कि इस सब में करिश्मा का हाथ ना हो, क्योंकि करिश्मा के बिहेवियर की वजह से उनकी दोस्ती तो टूट ही चुकी है। ऐसा ना हो कि बचा खुचा रिश्ता भी खत्म हो जाए। एयरपोर्ट वाला रिपोर्टर मनीष सिया के ठीक सामने वाले कमरे में ठहरा हुआ था। वो वाकई में सिया का पीछा करते हुए आया था। सिया की जांघ पर चिकोटी काटने वाली फोटो तो उसके पास भी थी, पर वो चीप पब्लिसिटी में यकीन नहीं रख रहा था, बल्कि वो सिया की फोटो उस आदमी के साथ खींचना चाहता था जिसके साथ उसने पिछली बार सिया को एयरपोर्ट पर देखा था, क्योंकि वो वाकई में एक बड़ा पब्लिसिटी स्टंट क्रिएट करेगा और इसीलिए वो अपने मौके का इंतजार कर रहा था। इधर सिया कार में सो रही थी। राजवीर और सिया उस बंगले के पास पहुंच चुके थे जो राजवीर ने बुक किया था। हाई क्लास सोसाइटी होने की वजह से सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। राजवीर बंगले के अंदर नहीं गया, बल्कि कार में ही बैठा रहा। सिया अभी और सोती ही रहती और शायद उसे राजवीर के आने का भी पता नहीं चलता, पर तभी दर्द की वजह से सिया के पैर में अचानक से क्रैम्प आ गया और क्रैम्प की वजह से वो इतना जोर से चिल्लाई कि उसकी नींद खुल गई और एक झटके में उसका चेहरा जाकर राजवीर के सीने से टकरा गया। सिया की जब आंखें खुली तो उसे लगा कि वो सपना देख रही है या तो इमेजिन कर रही है, पर जब उसे लगा कि वाकई में सामने राजवीर बैठा है तो उसने अचानक से कहा, आप यहाँ क्यों आए हो? राजवीर, तुम्हें देखने के लिए आया हूँ और तुम मुझे ये बताओ कि वैसे ही हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, उसमें से भी कुछ समय निकल चुका है और बचा हुआ तुम ये पूछने में बर्बाद करोगी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सिया, सिर्फ 2 घंटे में क्या मतलब है? आप वापस जा रहे हो? राजवीर, हाँ, कुछ 1-1.5 घंटे में ही मेरी फ्लाइट है। सिया ने राजवीर को गले लगाते हुए कहा, तो फिर आप क्यों आए हो? आप क्यों परेशान हुए? आप सिर्फ 2 घंटे मेरे साथ बिताने के लिए 20 घंटे की फ्लाइट लेकर आए हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने बारे में भी तो सोचो। राजवीर, अगर तुम्हें इस तरीके से 2 सेकंड के लिए ही गले लगाने के लिए मिल जाए तो मैं 20 नहीं 40 घंटे का सफर करने के लिए भी तैयार हूँ।
सिया का दिल भर आया और वो राजवीर के सीने से लग गई। तभी राजवीर ने उसे बताया कि सिया के होटल पहुंचने से पहले राजवीर ने होटल के मैनेजर से बात कर ली थी। होटल में 4 ऐसे लोग ठहरे हुए हैं जिनके आने जाने का टाइम सिया के टाइम से बिल्कुल मैच कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो वाकई में सिया का पीछा करने के लिए ही आए हैं, और क्योंकि ये होटल मिरेकल एंटरटेनमेंट की तरफ से बुक किया गया है, इसीलिए राजवीर इन पर भरोसा नहीं कर सकता। सिया ने राजवीर को आज दिन में फोटो खींचने वाली बात बताई। सारी बातें यहाँ पर भी एक दूसरे से जुड़ रही थी। इधर सिया के होटल ना पहुँचने की वजह से सारे रिपोर्टर अलर्ट हो चुके थे और उन लोगों ने संदीप और करिश्मा को फोन करके बता दिया था कि रात के इस वक्त भी सिया होटल वापस नहीं आई। संदीप वापस नहीं आई, इसका क्या मतलब है? कहाँ गई है? रिपोर्टर, हमें नहीं पता है, हम पकड़े न जाए इसीलिए हमने उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखी हुई है। वो तो उसके कमरे की लाइट नहीं जल रही है, उससे पता चला कि वो अब तक होटल नहीं आई है, जबकि नैतिक और राशि होटल आ चुके हैं। संदीप, ये बिल्कुल सही मौका है, रात के इस वक्त वो बिना वजह गायब नहीं होगी। जो बात जासूसी रिपोर्टर्स ने संदीप और करिश्मा को बताई थी, वही बात मनीष महसूस कर रहा था कि नैतिक और राशि होटल आ चुके हैं, जबकि सिया अभी तक होटल नहीं आई है। मनीष ना तो हाथ में हाथ रखे होटल में बैठ सकता था, न ही लंदन की गलियों में चलकर सिया को ढूंढ सकता था, इसीलिए उसने एयरपोर्ट पर सिया का इंतजार करना ज्यादा बेहतर समझा। उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ न कुछ सॉलिड प्रूफ जरूर मिलेगा। इधर इन दोनों के 2 घंटे कुछ पलों की तरह बीत गए। अब राजवीर के वापस जाने का समय आ गया था। राजवीर ने सिया से कहा कि वो बंगले में आराम करे, पर सिया ने कहा कि पहले वो राजवीर को एयरपोर्ट छोड़कर आएगी, उसके बाद आराम करेगी। राजवीर ने सिया को मना कर दिया और कहा, तुम अपने आप को देखो, तुम्हें अपनी शक्ल आईने में देखनी चाहिए। तुम कितनी थकी हुई लग रही हो, इतनी थकी हुई रहोगी तो कल का शूट कैसे करोगी? मेरी बात मानो, आराम करो, मैं चला जाऊंगा और जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा दोबारा आऊंगा। सिया ने राजवीर की बात मान ली और बंगले में ही आराम करने लगी। इधर राजवीर एयरपोर्ट पहुंचा। बाहर खड़े रिपोर्टर ने राजवीर को तो देखा और मन ही मन बस आह भरकर रह गया, और मन ही मन आह भरते हुए उसने कहा, वाकई में ओबेरॉय इंटरनेशनल के CEO राजवीर हैं तो लेजेंड। मनीष नहीं जानता था कि राजवीर ही वही आदमी है जिसके लिए मनीष एयरपोर्ट पर खड़ा है। पीयूष की तहकीकात की रिपोर्ट आ चुकी थी। उसके हिसाब से वाकई में इन फोटोग्राफर को और मीडिया वालों को करिश्मा ने ही हायर किया था। जैसे ही नैतिक को पीयूष की रिपोर्ट मिली और उसे इस बात का पता चला, उसके दिमाग में तो कुछ और ही ख्याल चलने लग गए, उसे कुछ और ही याद आने लगा, क्योंकि इसी तरीके से पूजा का कुछ परछाइयाँ, कुछ रोशनी पीछा किया करती थी। उनसे पूजा डरती थी और आखिर में उसकी मौत हो गई। कहीं इस सब में करिश्मा का हाथ तो नहीं था? लग तो यही रहा था। भले ही इस सारे स्कैंडल को नेहा और संदीप ने मीडिया को बताया था, पर आखिर उसके पीछे का मास्टरमाइंड करिश्मा ही थी। हर बात करिश्मा की ओर इशारा कर रही थी। नैतिक को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि करिश्मा अपने गंदी चाल फिर से चल रही है और जो हाल पूजा का हुआ वही सिया का करना चाहती है, पर इस बार नैतिक ऐसा नहीं होने देगा। सिया इस सब के बाद भी बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी, पर नैतिक अब सिया की शांति समझने लग गया था। नैतिक अच्छे से जानता था कि सिया जब राजवीर के साथ होती है और शांत होती है तो वो अपने कंफर्ट जोन में होती है और ये उसकी सबसे आरामदायक जगह है। जब सिया काम के वक्त शांत होती है तो अपने काम पर फोकस कर रही होती है, और जब इस तरीके से किसी की बात में सिया शांत होती है तो नैतिक अच्छे से जानता है कि उसके दिमाग में कुछ न कुछ प्लान चल रहा होता है, और ये हमेशा तूफान के पहले की शांति होती है। करिश्मा अगर चालाक है तो सिया उससे कम नहीं है। करिश्मा जो करेगी सिया उसका दुगना वापस कर सकती है, ये नैतिक अच्छे से जानता था। सिया ने नैतिक की ओर मुस्कुरा कर देखा और कहा, परेशान मत हो, फिलहाल हमें सिर्फ इस शो पर ध्यान देना चाहिए, यही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। ये कहकर सिया बैक स्टेज मेकअप रूम में चली गई। तभी उसके पीछे पीछे राशि दौड़कर रूम के अंदर गई और पीछे से सिया से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि करिश्मा तुम्हारा पीछा इसलिए करवा रही है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शक हो गया है कि ओबेरॉय इंटरनेशनल के साथ में असली रिश्ता तुम्हारा है, मेरा और पीयूष का नहीं। सिया, नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। राशि, तुम्हें कैसे पता? तुम इतने यकीन से ये कैसे कह सकती हो? सिया, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मन ही मन करिश्मा राजवीर को पसंद करती है, और करिश्मा के हिसाब से जब राजवीर करिश्मा को घास नहीं डालता तो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो मुझ जैसी छोटी सी मॉडल में कैसे दिखाएगा? सिया ने अपनी बात कह दी थी, पर राशि चुप थी। तभी राशि ने पता नहीं किस धुन में पीयूष को मैसेज भेज दिया, क्यों ना हम साथ में रहना शुरू कर दें। पीयूष को जिस वक्त ये मैसेज मिला वो अपनी डेस्क पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। राशि का मैसेज मिलते ही वो अपनी चेयर से गिरते गिरते बचा, क्योंकि उसे झटका लगा था। उसने तुरंत राशि को मैसेज किया, क्या हुआ? तुम पागल हो गई हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? राशि ने उसको मैसेज किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मैं चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों को पहले ही बोल चुके हैं कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो क्यों ना तुम कभी कभार बीच में मेरे घर आ जाया करो, ताकि लोगों को लगे कि हम रिलेशनशिप में हैं, वरना सिया और राजवीर सर के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। पीयूष ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वाकई में बुद्धू होना अपने आप में एक बीमारी है। राशि यहाँ पीयूष को आगे बढ़ने के लिए मौके दे रही है, और पीयूष गधों की तरह उस मौके को समझ नहीं पा रहा है। पूरे दिन की रिहर्सल के बाद सिया थक चुकी थी और होटल के कमरे में आकर सो गई। अगले दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे सिया की नींद खुली। सिया को लगा दरवाजे पर या तो राशि होगी या नैतिक आया होगा, पर जैसे ही सिया ने दरवाजा खोला, सामने रॉबिन, वही कल वाला मॉडल खड़ा था। उसने सिया की ओर हवस भरी निगाहों से देखते हुए कहा, ओह माय इंडियन ब्यूटी, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी सेक्सी हो। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। अभी वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि सिया ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और नैतिक को फोन किया। नैतिक ने उस मॉडल को सिया के दरवाजे से हटा तो दिया, पर नैतिक के दिमाग में एक शक फिर से पनप चुका था। ऐसे ही किसी को भी किसी मॉडल के कमरे की इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती है जब तक कोई अंदर वाला उसे ये इंफॉर्मेशन ना दे। ऐसे ही कोई किसी के होटल में किसी मेहमान के दरवाजे पर आकर खड़ा नहीं होता है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर मिरेकल एंटरटेनमेंट वालों ने ही रॉबिन को ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। इधर इंडिया में संदीप ने बिना करिश्मा के साथ डिस्कस किए और बिना उसकी परमिशन लिए सिया की फोटोज एक मीडिया हाउस को दे दी थी, और वहां पर अपना नाम छुपाकर रखने के लिए कहा था। तो एक अनाम शख्स की तरह ये इंफॉर्मेशन अब लीक हो चुकी थी। हर कोई सिया को गालियां दे रहा था, हर कोई उसके बारे में बुरी बुरी बातें कह रहा था, क्योंकि इस सब में ऐसा दिखाया गया था कि सिया जिस मर्द के साथ होती है उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, चाहे वो एटर्निटी ज्वेलरी वाला ड्रीम मैन हो, चाहे वो ये मॉडल हो या कोई और। सिया के कैरेक्टर को बुरी तरह से आहत किया गया था, हर कोई उसे बुरा भला कह रहा था। अभी इस बारे में सिया, नैतिक या राशि किसी को भी खबर नहीं थी। मीडिया में ये बात आग की तरह फैल रही थी, क्योंकि ना तो मिरेकल एंटरटेनमेंट ने इसकी भरपाई करने के लिए अब तक आगे आकर कुछ कहा था और ना ही कहने का कुछ इरादा था। बाकी सिया की तरफ से कहने वाला कोई इंडिया में मौजूद नहीं था। जब मीडिया वालों ने संदीप को इसके बारे में अप्रोच किया तो उसने एक सीधा सा जवाब दे दिया, हमें नहीं पता है सिया क्या करती है, वो हमारी बात नहीं मानती है, जब चाहे वो अपनी मनमर्जी करती है। और तो और मुझे तो ये भी पता चला है कि वो जब हम उसके लिए होटल बुक करते हैं तो वो होटल में रुकती भी नहीं। ऐसे में मैं उसके बारे में क्या बोलूं? जब मीडिया वालों को संदीप से कुछ खबर नहीं मिली तो उन्होंने नैतिक को कॉल किया और उस कॉल से नैतिक को सारे बखेड़े के बारे में पता चला। इसीलिए तभी उसने राशि को इसके बारे में थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च करने के लिए कहा। जैसे ही राशि रिसर्च करके अपने फोन के साथ वापस आई, दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता था। जब ये स्कैंडल बुरी तरह से फैल रहा था, ठीक उसी वक्त राजवीर की फ्लाइट इंडिया में लैंड हुई। राजवीर जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचा, अपनी डेस्क पर बैठते ही उसे इस सब के बारे में खबर लग गई। उसने नैतिक को फोन किया तो नैतिक ने सारी की सारी बात राजवीर को बता दी। राजवीर ने सब कुछ सुनकर सिर्फ इतना कहा, सिया का ध्यान रखना और देखना उसे इस सब के बारे में पता ना चले,
शो से पहले उसका मूड खराब नहीं होना चाहिए। नैतिक, सर आप चिंता न करें, मैं सिया का पूरा ध्यान रखूंगा, बस आप इस मामले को संभालें। राजवीर, ठीक है, मैं इसे देखता हूँ। नैतिक, सर मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने ये खबर मिलते ही करिश्मा को फोन किया था। करिश्मा से मेरी बात हुई है, हालांकि उस बातचीत में ज्यादा कुछ निकलकर सामने नहीं आया, पर मैंने उस सारी बात की रिकॉर्डिंग कर ली है। मुझे लगता है वो आपकी मदद करेगी। राजवीर, ठीक है, रिकॉर्डिंग मुझे भेजो। जैसे ही राजवीर को रिकॉर्डिंग मिली, रिकॉर्डिंग में करिश्मा और नैतिक आपस में बात कर रहे थे। नैतिक, हेलो, अब तुम खुश हो ना? तुमने सिया को बर्बाद कर दिया, तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? करिश्मा ने बेशर्मी वाली हंसी हंसते हुए कहा। क्या? मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं चाहती, मैं तो बस अपनी कंपनी चलाना चाहती हूँ। जो कुछ चाहती है वो तुम्हारी सिया चाहती है, और उसकी चाहते ज्यादा हैं। मैं इस तरीके से किसी को भी अपने अगेंस्ट खड़ा होते हुए नहीं देख सकती। तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, नई मॉडल्स पर ध्यान दो ताकि तुम्हारा करियर अच्छे से चले। इस सिया को तो वैसे भी मैं ऐसी जगह पहुँचाऊंगी कि जहाँ से कभी वापस नहीं लौट पाएगी। नैतिक, ठीक वैसे ही ना जैसे तुमने पूजा को पहुँचाया था। करिश्मा पूजा का जिक्र सुनकर शांत हो गई, क्योंकि ये वो नाम था जिसके बारे में बहुत समय से बात नहीं की गई थी, पर फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, पूजा के साथ क्या हुआ ये तो मुझसे ज्यादा तुम अच्छे से जानते हो। नैतिक के पास अब करिश्मा से बात करने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसीलिए उसने सिर्फ आखिर में कहा सॉरी, और करिश्मा चिल्लाती रह गई कि तुम्हारा क्या मतलब है, पर नैतिक तब तक फोन काट चुका था। नैतिक राजवीर को पूजा वाली बात कहना भूल गया था, पर पूरी रिकॉर्डिंग सुनकर राजवीर ने रिकॉर्डिंग के पूजा वाले हिस्से को एडिट करा के हटा दिया था, और एडिट की हुई रिकॉर्डिंग को पीयूष को देकर कहा, ऑनलाइन सर्च इंजन का टॉप पोजीशन खरीद लो और इस रिकॉर्डिंग को उस पर रख दो। ध्यान रहे, पूरे 1 महीने के लिए एक नंबर से ये रिकॉर्डिंग हटनी नहीं चाहिए। अगर कोई उस जगह को खरीदने की कोशिश करे तो दुगनी 3 गुनी जो भी कीमत हो वो दो। ये पोजीशन पूरे 1 महीने तक सिर्फ इस रिकॉर्डिंग की रहेगी। पीयूष, 1 महीने, इसका मतलब है कि अब मिरेकल एंटरटेनमेंट का अंत आ चुका है। जैसे ही नैतिक की दी हुई रिकॉर्डिंग रिलीज हुई, मिरेकल एंटरटेनमेंट, करिश्मा और संदीप मुसीबत में आ चुके थे। अब स्थिति पूरी तरह से पलट चुकी थी। जो लोग सिया को बातें बना रहे थे या फिर उसके कैरेक्टर के बारे में बातें कर रहे थे, अब वो ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से सिया की अपनी कंपनी उसे बर्बाद करने पर तुली हुई है। करिश्मा इस सब से बौखलाई हुई थी। उसने संदीप से कहा, कुछ तो करो, तुम ऐसे कैसे शांत बैठ सकते हो? इस जगह को खरीद लो, पैसे मारो उनके मुंह पर, कुछ भी करो मुझे नहीं पता, पर हटाओ इसे। संदीप, ऐसा करना मुमकिन नहीं है, मैं कोशिश करके देख चुका हूँ। जब भी मैं सामने वाले को इस जगह से रिकॉर्डिंग को हटाने के लिए पैसे देता हूँ, कोई उन्हें दुगने पैसे देकर वापस इस रिकॉर्डिंग को उस जगह पर रख देता है। करिश्मा, पैसे कौन दे रहा है, पता किया तुमने? संदीप, नहीं वो मुझे नहीं पता, पर ये बात तय है कि ये रिकॉर्डिंग नैतिक ने की है, पर पैसे कौन दे रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। करिश्मा, मुझे नहीं पता, पर मुझे इस मुसीबत से किसी भी तरीके से बाहर निकालो, नहीं तो अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दो, मुझे मतलब नहीं है। सिया को अब तक इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अगली सुबह उसका शो था, वो आराम कर रही थी। अगली सुबह वो शो के लिए तैयार होकर अपने मेकअप रूम में थी और मेकअप करवा रही थी। इधर कोई फिर से सिया को रैंप पर चलते हुए देखने के लिए 20 घंटे ट्रैवल करके आया हुआ था और ऑडियंस में बैठा था। सिया का नाम बस पुकारा ही जाने वाला था। सिया स्टेज के पीछे खड़े होकर अपने नाम पुकारे जाने का इंतजार कर रही थी। तभी उसने राशि से कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि 2 दिन बीत गए, करिश्मा ने अब तक कुछ किया नहीं है। राशि ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ किया नहीं है, इस वक्त तो वो अपने आप को मुसीबतों से बचाने में लगी होगी, तुम्हारे ऊपर तो उसका ध्यान भी नहीं होगा। सिया, क्या मतलब है इस बात का? राशि ने जाहिर तौर पर सिया को कुछ नहीं बताया और वहाँ से नैतिक को ढूंढने के बहाने करके बाहर चली गई। नैतिक बाहर फोन पर बात कर रहा था, उसके पास
मिराकल एंटरटेनमेंट से संदीप का फोन आया हुआ था। संदीप, नैतिक, हमने तुम्हें सिया के मैनेजर की पोस्ट से हटाने का फैसला लिया है। तुम्हारे पास इस वक्त 2 ऑप्शन हैं, या तो कंपनी की बात मानो और सिया के मैनेजर की पोस्ट छोड़ दो, या फिर ये कंपनी छोड़ दो। दोनों ही तरीके में तुम्हें सिया का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तुम कंपनी छोड़ते हो तो भी हम सिया के लिए नया मैनेजर रखेंगे, क्योंकि वो अब भी कंपनी की मॉडल है। और अगर तुम सिया का साथ छोड़ते हो तब भी हम उसके लिए नया मैनेजर रखेंगे। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। वैसे भी मेरे हिसाब से तुम्हें कंपनी की बात माननी चाहिए। इस तरह की मॉडल तो आती जाती रहेंगी, पर ये कंपनी ही है जो आगे जाकर तुम्हारा साथ देगी। नैतिक ने नफरत भरी हंसी हंसकर संदीप से कहा, तुम ज्यादा मेरे बॉस बनने की कोशिश मत करो। जिस पोस्ट पर तुम आज बैठे हो, पहले ये करिश्मा ने मुझे ऑफर की थी, मैंने ठुकरा दी, इसीलिए तुम्हें आर्ट डायरेक्टर की पोस्ट मिली है। और मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये तुम मुझे नहीं समझाओगे। जाहिर तौर पर नैतिक संदीप या करिश्मा की बात मानने के मूड में नहीं था। वो जैसे ही पलटकर लोकेशन के अंदर आने के लिए हुआ, उसे सीढ़ियों पर एक कपल बैठा हुआ दिखाई दिया, जो वहाँ बैठकर सिगरेट पी रहा था और आपस में बात कर रहा था। उनके मुंह से सिया का नाम सुनकर नैतिक के पैर रुक गए और नैतिक ने उनकी बात को थोड़ा कान लगाकर सुनने की कोशिश की। तब नैतिक को ये पता चला कि जो कल वाला मॉडल है रॉबिन, उसे स्टेज पर सिया को धक्का देने के लिए पैसे दिए गए हैं। जाहिर तौर पर मेल मॉडल को ना तो इतने शो मिलते हैं और ना ही इतना पैसा, तो उसका पैसा एक्सेप्ट कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर अगर उसने रैंप वॉक के दौरान सिया को धक्का दिया और सिया स्टेज से गिर गई, तो सिया का इंटरनेशनल करियर खत्म हो जाएगा। हड़बड़ाकर उसने राशि को आते हुए देखा और राशि से कहा, क्या राजवीर सर आ चुके हैं? राशि, हाँ आ गए हैं, ऑडियंस में बैठे हैं। क्या हुआ? नैतिक ने राशि को तो कुछ नहीं बताया और भागकर राजवीर के पास गया। राजवीर को उसने सारी बात बताई। राजवीर अभी तक शांत होकर अपनी वाइफ के शो के शुरू होने का इंतजार कर रहा था, पर नैतिक की बातें सुनकर उसकी नजरें चील की तरह हो गई थी। उसने नैतिक से कहा, जाओ जाकर बात करो, कीमत जो भी हो उसके मुंह पर मारो और इस चीज को होने से रोको। राशि को भेजो ताकि सिया को आगाह कर सके। नैतिक थोड़ी देर में वापस आया और उसने आकर राजवीर को बताया कि बात हो गई है। राजवीर, ठीक है, सिया मिली? नैतिक, नहीं, मुझे नहीं पता कि राशि सिया से मिल पाई या नहीं। अब हमें वक्त पर ये चीजें छोड़नी होगी, क्योंकि अगर इस वक्त आप या मैं गए तो शायद बात का बवाल बन सकता है। राजवीर और नैतिक दोनों सांसें थामकर शो का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आने वाले हादसे को लेकर दोनों डरे हुए थे। इधर सिया का नाम पुकारा जाने लगा। सिया स्टेज पर आई और वाकई में वो किसी परी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हर कोई उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। सिया स्टेज पर आई। सिया के स्टेज पर आने के बाद रॉबिन आया। रॉबिन को देखते ही नैतिक और राजवीर की सांसें थम गई। दोनों आने वाले हादसे का इंतजार कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे इस बात का कि हादसा होगा या नहीं। पर जैसा करिश्मा और संदीप ने प्लान किया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल रॉबिन, करिश्मा और संदीप का ही प्लान बी था। रॉबिन भी स्टेज पर आया। सिया और रॉबिन ने मिलकर अपनी वॉक कंप्लीट की और दोनों वहां से चले गए। सिया का नाम इस वक्त हर किसी की जुबान पर था। हर कोई उसकी खूबसूरती का, उसके प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करे बिना नहीं रह पा रहा था। करिश्मा भी अपने केबिन में बैठकर रॉबिन के अपना काम करने का इंतजार कर रही थी, पर जब उसने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसने अपने असिस्टेंट से रॉबिन के मैनेजर को फोन करने के लिए कहा। पर रॉबिन के मैनेजर ने तो एक टका सा जवाब दे दिया, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा। कहा तो करिश्मा ने सिया को इंटरनेशनल करियर खत्म करने की कोशिश की थी, पर सिया तो इस वक्त इंटरनेशनल स्टार बन चुकी है। सिया ने अपना शो खत्म किया, जल्दी से इंटरव्यू खत्म किया और उसके बाद पार्किंग में आ गई। पार्किंग में आकर उसने राजवीर के कार को देखा और कार में बैठकर अपने बंगले के लिए निकल गई।
इस वक्त भी मनीष इन दोनों का पीछा कर रहा था, पर राजवीर की हाई सिक्योरिटी कार होने की वजह से और कार के शीशे ऊपर चढ़े होने की वजह से उसे कुछ भी फोटो या कुछ भी देखने को नहीं मिला। उसने कार का पीछा बंगले की सोसाइटी के बाहर तक किया, पर हाई क्लास सोसाइटी की हाई सिक्योरिटी की वजह से उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई। गेट पर ही उसे रुकने को कहा गया और उसे गेट पर ही रुकना पड़ा। उसके हाथ में अब तक कोई भी फोटो नहीं लगी थी, पर वो गेट के बाहर ही इंतजार कर रहा था कि शायद उसे कोई मौका मिल जाए। राजवीर और सिया जैसे ही अपने बंगले के अंदर पहुंचे, राजवीर ने सिया को जोर से गले लगा लिया और किस किया। जैसे ही राजवीर सिया को किस करके हटा, उसने सिया से कहा, तुम्हें नहीं पता मैं इस मौके का कब से इंतजार कर रहा था। तड़प गया था मैं तुम्हें छूने के लिए। एक दूसरे के साथ पूरी तरह से एंजॉय करने के बाद में राजवीर ने सिया से कहा, तुम्हें राशि मिली थी, उसने तुम्हें आगाह किया था या नहीं? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वैसे राशि तो मिल गई थी, पर अगर रॉबिन चाहता तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसका इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया था। राजवीर ने सिया को सवाल भरी नजरों से देखा तो सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैंने शो के पहले राशि से ही बोलकर रॉबिन के जूतों की हील्स को खराब करवा दिया था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बार बार खराब हो रहा था। अगर आपने देखा हो तो वॉक के दौरान भी वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था। मुझे गिराने से ज्यादा ध्यान तो उसका खुद को संभालने में था। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, मैं तुम्हें मान गया। सिया को अब तक नहीं पता था कि नैतिक को उसके मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया गया है। राजवीर ने सिया को बताया तो सिया को यकीन नहीं हुआ। सिया, आपको कब पता चला? वो कब जा रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि करिश्मा उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी और मैं अपने दोस्त को इस तरह परेशान होता नहीं देख सकती। सिया वाकई में नैतिक के लिए परेशान थी। इधर नैतिक अपने कमरे में बैठकर राशि को आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स दे रहा था। नैतिक सिया के करियर से रिलेटेड हर एक चीज जो अब तक हुई थी या जो उसने प्लान की थी, वो सब कुछ राशि को समझा रहा था, पर उसे लगा कि राशि उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रही। इसीलिए उसने चिढ़कर राशि से कहा, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं इतना कुछ बोल चुका हूँ, तुम्हें कुछ समझ में आया भी है या नहीं? राशि ने दुखी होते हुए कहा, मैं नहीं सुन रही हूँ, तुम क्यों जा रहे हो? तुम मत जाओ ना। नैतिक को समझ नहीं आ रहा था इस बात पर हंसे या रोए। उसने बस इतना कहा, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, फिलहाल हूँ तो कंपनी का मैनेजर ही ना। मेरे ना चाहते हुए भी मुझे कंपनी और करिश्मा की बात माननी पड़ेगी। और वैसे भी दूसरा मैनेजर वहाँ से निकल चुका है, शायद कल सुबह तक पहुँच भी जाएगा। मुझे यहाँ से निकलना है, जल्दी ही मेरी फ्लाइट है। ये कहकर नैतिक ने जल्दी जल्दी राशि को सारा काम समझाया और वहाँ से निकल गया। नैतिक के होटल से निकलते ही राशि ने सिया को फोन किया और बस इतना कहा, नैतिक जा रहा है, वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है। सिया ने जल्दी से नैतिक को फोन किया, पर नैतिक ने फोन नहीं उठाया। तो उसने नैतिक को मैसेज किया, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी, पर अगर तुम्हें करिश्मा ने परेशान किया तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने दोस्त को परेशान होता नहीं देख सकती। सिया का मैसेज देखकर नैतिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके लिए इतना ही काफी था कि सिया उसकी दोस्त है। पूजा के जाने के बाद सिया से मिलकर वाकई में उसे एक पॉजिटिविटी आई थी और किसी के लिए काम करने का मन कर रहा था, क्योंकि उसमें काबिलियत है। और जैसा कि नैतिक ने प्लान किया था, उस हिसाब से अगर चलते तो 1 महीने के अंदर ही सिया सुपर मॉडल बन चुकी होती। सिया वाकई में नैतिक के लिए परेशान थी। उसने अपनी परेशानी राजवीर को बताई तो राजवीर ने सिया को शांत करके समझाया, परेशान मत हो, नैतिक को अगर करिश्मा परेशान करेगी और वो मैनेजर की पोस्ट छोड़ भी देता है तो उसने डायरेक्शन का कोर्स किया हुआ है, वो कहीं भी अच्छे से अच्छा डायरेक्टर बन सकता है। उसने पहले भी इस चीज में अवार्ड जीते हुए हैं। इधर नैतिक जैसे ही मिराकल एंटरटेनमेंट पहुंचा और करिश्मा के केबिन में पहुंचा, करिश्मा अपनी चेयर से उठी और उसने एक जोर का तमाचा नैतिक के मुंह पर मारा। नैतिक ने इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और न ही करिश्मा से कोई सवाल पूछा। करिश्मा, पूछोगे नहीं मैंने तुम्हें मारा क्यों है? नैतिक, नहीं, मुझे तुमसे कोई सवाल नहीं करना है।
करिश्मा, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हें मुझसे सवाल करना है या नहीं करना है। तुम्हें वापस सिर्फ इसलिए बुलाया गया है ताकि अब तुम मीडिया में जाकर मीडिया को सारी बात बताओगे। जो मैं बोलूंगी वो बोलोगे ताकि ये जो कंपनी के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है उसे धोया जा सके। नैतिक, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा और जाकर झूठ बोलूंगा? वैसे भी मीडिया को जो कुछ भी पता चला है वो सब कुछ सच तो है। करिश्मा, सोच लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मीडिया को जाकर वो नहीं कहा जो मैं कह रही हूँ, तो मीडिया में जाकर मैं कह दूंगी कि पूजा के तुम बॉयफ्रेंड थे, पर तुम्हारे साथ ही साथ तुम्हारे जैसे कई लोगों के साथ पूजा के रिश्ते थे, जिनका फायदा उठाकर वो अपने करियर के उस मुकाम तक पहुंची थी। सोच लो, मरने के बाद उसकी कितनी बदनामी होगी। इस तरीके से पूजा का नाम सुनकर नैतिक गुस्से से भर गया और लाल आंखों से उसने करिश्मा की ओर देख कर कहा, अब तो वो मर चुकी है, कम से कम उसे तो चैन से जहाँ है वहाँ रहने दो। करिश्मा, मैं जिंदा लोगों को नहीं छोड़ती, तुम मरे हुए की बात कर रहे हो। तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। नैतिक मरने के बाद पूजा की इस तरह से बदनामी नहीं होने दे सकता था, इसीलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। तुम मुझे बताओ मुझे करना क्या है। करिश्मा, कुछ नहीं, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और ये कहो कि तुमने गुस्से में आकर मुझसे बदला लेने के लिए मेरी पुरानी किसी बातों के शब्दों को जोड़कर ये रिकॉर्डिंग बनाई है। नैतिक इस चीज के लिए तैयार हो गया और उदास होकर मिरेकल एंटरटेनमेंट से निकलकर सीधे पूजा की कब्र पर पहुंचा और सारा दिन वहीं बैठा रहा। इधर सिया बार बार नैतिक को फोन कर रही थी, पर नैतिक फोन उठा नहीं रहा था और सिया नैतिक के लिए परेशान होती जा रही थी। तभी सिया ने राजवीर से जाकर कहा, राजवीर, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। राशि सिया के सारे प्रोजेक्ट की फाइल्स के बीच में उलझी हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बहुत सी चीजें समझने में उसे परेशानी हो रही थी। तभी राजवीर आया और राजवीर ने उसकी मदद की और जो प्रोजेक्ट जैसी जगह का था उसे अलग अलग किया और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंतजाम भी किए जिससे सिया के जो आने वाले काम हैं उन्हें 2 दिन के लिए टाला जा सके और सिया इंडिया जाकर वापस आ सके। इस बीच में राशि के पास में मिरेकल एंटरटेनमेंट की तरफ से भेजे गए नए मैनेजर का फोन आया। मैनेजर ने फोन उठाते ही राशि पर चीखना शुरू कर दिया, तुमको अकल है या नहीं? कैसी असिस्टेंट हो? आधी रात होने को आई है, तुम लोग हो कहाँ पर? तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इस वक्त होटल के कमरे में होना चाहिए? तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं है? नई मैनेजर बात सुने बिना बस बोले जा रही थी। उसे नहीं पता था कि राशि का फोन इस वक्त सिया ले चुकी थी। जैसे ही मैनेजर ने बोलना खत्म किया, सिया ने सिर्फ एक लाइन बोली, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। मैनेजर को जब ये एहसास हुआ कि वो अब तक सिया से बात कर रही थी, उसने अपनी बातों में चाशनी लपेट कर कहा, मुझे माफ कर दो सिया, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा राशि है। तुम लोगों को इतनी रात को होटल में ना पाकर मैं परेशान हो गई थी। सिया, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरे मैनेजर की, तो उसकी पोस्ट से मैंने तुम्हें निकाल दिया है। दोबारा फोन मत करना। सिया, राजवीर और राशि तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। मनीष ने फिर से उनकी फोटो खींचने की कोशिश की, पर अब तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। फ्लाइट में बैठने के बाद सिया को पिछले 2 दिनों में हुई सारे बवाल के बारे में पता चला। तब सिया को एहसास हुआ कि जिस चीज की उसे उम्मीद थी वो तो कब की हो चुकी है और करिश्मा को मुसीबत में डालने के लिए राजवीर ने अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया है। जैसे ही सिया इंडिया पहुंची, उसने सामने एयरपोर्ट पर चल रही टीवी पर देखा जिसमें न्यूज आ रही थी। मिरेकल एंटरटेनमेंट के मैनेजर नैतिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है। न्यूज देखकर सिया अच्छे से समझ गई थी कि करिश्मा सारा इल्जाम नैतिक के ऊपर डालने वाली है, पर ना नैतिक को और ना ही करिश्मा को ये पता था कि सिया इंडिया वापस आ चुकी है। सिया ने इस वक्त पहले अपने सारे दोस्तों को कांटेक्ट किया जो उसकी मदद कर सकते थे। वो करिश्मा के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और साथ ही साथ उसने मिरेकल एंटरटेनमेंट जाने का फैसला किया। सिया अच्छे से जानती थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नैतिक समय से पहले पहुंचेगा।
3:15 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके लिए नैतिक को पहले पहुंचना ही होगा। इस वक्त नैतिक से बात कर पाना मुश्किल है क्योंकि वो किसी का भी फोन नहीं उठा रहा। तो सिया के पास नैतिक तक पहुंचने का ये आखिरी तरीका बचा है। और तभी सिया के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने राशि से कहा, इसी वक्त पता करो कि पूजा की कब्र कहाँ पर है, किस एरिया में है। राशि इस तरीके की चीजें पता करने में बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसने जल्दी से पता किया और सिया पूजा की कब्र वाले कब्रिस्तान के लिए निकल गई। सिया का अंदाजा बिल्कुल सही था। नैतिक पूजा की कब्र पर बैठा हुआ ही मिला। सिया को अपने सामने यूं अचानक देखकर नैतिक खड़ा हुआ और हड़बड़ाकर उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पास वहाँ लंदन में इतना सारा काम था, वो सब छोड़कर तुम यहाँ कैसे आ गई? सिया, जब तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे पास वहाँ पर इतना सारा काम था, तो तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कैसे आ गए? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो या क्या सोच रहे हो, पर एक बात अच्छे से समझ लो, तुम जो भी फैसला लोगे मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। नैतिक, तुम्हें पता तो चल ही गया होगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। सिया, हाँ मुझे पता चल गया है और मैं यही तो कहने आई हूँ कि अपने आप को इस बात से आजाद करो, अपने ऊपर से इस बोझ को हटाओ कि तुम्हारी वजह से पूजा के साथ कुछ हुआ है। प्यार को प्यार ही रहने दो, उसे किसी भी तरीके के कर्ज या एहसान में मत बदलो। मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें कभी बताया है या नहीं, पर मेरी शादी के ठीक एक रात पहले मुझे ये पता चला कि मेरे मंगेतर का अफेयर है। उसने मेरे सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में संबंध बनाए, वो भी मेरे बिस्तर पर, मेरे सामने। मैं जाग रही थी, उन्हें लगा मैं सो रही हूँ, पर मैं सब देख रही थी। अगले दिन फिर भी इस उम्मीद में कि शायद वो आएगा, मैंने मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर उसका इंतजार किया और ठीक उसी वक्त उसके न आने पर मैंने राजवीर से शादी कर ली। राजवीर से शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था, पर अगर मेरी राजवीर से शादी नहीं हुई होती तब भी मैं रुकने वाली नहीं थी। मैं दोबारा प्यार करती, जिंदगी को एक और मौका देती। मैंने प्यार के लिए दरवाजों को बंद नहीं किया था और आज मैं खुशकिस्मत हूँ कि जितना प्यार राजवीर मुझे करते हैं, इतना ज्यादा प्यार तो मुझे दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता था। अपनी बात कहती हुई सिया ने अपने पर्स से एक कार्ड निकाला और नैतिक के हाथों में दिया और देते हुए कहा, बस मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहती हूँ, याद रख लो, शायद इससे तुम्हारी कोई मदद हो सकेगी। ये कहकर सिया नैतिक को पीछे छोड़कर चली गई, पर सिया की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे नैतिक के सीने से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वो वाकई में पूजा को बहुत प्यार करता था और मरने के बाद पूजा की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता था, पर अब वो जा चुकी है। नैतिक को उससे ज्यादा इस वक्त उसे जिंदा लोगों की परवाह होनी चाहिए। यही सोचकर नैतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लोकेशन पर पहुंचा। करिश्मा को पूरा यकीन था कि पूजा के प्यार में नैतिक इतना अंधा है कि उसके लिए कुछ भी करेगा। पूजा उसकी कमजोरी थी। नैतिक जैसे ही मिरेकल एंटरटेनमेंट पहुंचा, करिश्मा और संदीप उसे बाहर ही मिल गए। करिश्मा ने नैतिक की ओर देख कर कहा, अपना वादा मत भूलना, वरना मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा चीजों को बिगाड़ने में। नैतिक ने एक बहुत बड़ी सी हंसी के साथ में करिश्मा को जवाब दिया, मेरे हाथ में जो सबूत है वो सब सामने रख दूंगा, तुम परेशान मत हो। नैतिक की ये बेपरवाह हंसी करिश्मा ने सालों के बाद देखी थी। अब करिश्मा को डर लग रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होते ही करिश्मा ने मीडिया को एड्रेस करना शुरू किया और मीडिया से कहा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों को इसीलिए बुलाया है ताकि आप सब लोगों को सच्चाई पता चल सके। मैं सच पर भरोसा रखने वाले इंसानों में से हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सबको सच्चाई पता चले। मेरी कंपनी अब तक ठीक ठाक ही चल रही थी, पर पता नहीं कैसे किस बहकावे में आकर मेरे बहुत काबिल दोस्त और हमारे टॉप मैनेजर ने ये गलती की। आज वो खुद अपनी गलती की सफाई भी देंगे और हमारी तरफ से ये भी बताएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। ये कहकर करिश्मा ने नैतिक को स्टेज पर बुलाया। नैतिक पहले माइक पकड़कर कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, तो करिश्मा ने जोर से उसका नाम लेकर उसे याद दिलाया कि उसे क्या कहना है। नैतिक ने माइक लिया और बोलना शुरू किया, मैं बिल्कुल हर वो चीज बताऊंगा जिसके लिए करिश्मा ने मुझे
यहाँ पर बुलाया है। वो सब कुछ बताने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वैसे भी मेरे और मेरे अतीत को लेकर पहले भी बहुत बातें हो चुकी हैं, बहुत बातें हुई हैं, बहुत कुछ बोला और लिखा जा चुका है। आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, पूजा के बारे में बात करना चाहता हूँ। पूजा का नाम सुनकर सबसे ज्यादा करिश्मा शॉक्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और नैतिक को कैसे संभाले, क्योंकि बात उसके हाथ से निकल चुकी थी। इधर नैतिक ने आगे कहा, मैं पूजा से प्यार करता था, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर कुछ परछाइयाँ, कुछ कैमरा फ्लैश पूजा का पीछा किया करते थे और वो सब कुछ करवाया था हमारी महान CEO मिस करिश्मा ने। वो मेरे और पूजा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी ताकि हमें कंट्रोल कर सके, इसीलिए उन्होंने फोटोग्राफर को हमारे पीछे लगाया हुआ था। जैसे ही उन्हें सबूत मिल गए उसके बारे में मीडिया को बताया मेरे दो सबसे अच्छे दोस्तों ने, नेहा और संदीप ने। जिस रात हमारा एक्सीडेंट हुआ उस रात मेरी और पूजा की बहुत जबरदस्त बहस हुई थी। पूजा गाड़ी चला रही थी और गुस्से में उसने गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि गाड़ी उसके काबू से बाहर चली गई और सामने आ रहे ट्रक से टकरा गई, जिसमें पूजा की तुरंत मौत हो गई थी। मैं बच गया, मैं घायल था। मेरी कंपनी ने सारे मसले को कवर करने में और इस पर मिट्टी डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इतना बेवकूफ था कि मुझे लगा कि ये मेरी मदद कर रहे हैं, पर ये लोग मेरी मदद नहीं कर रहे थे, ये लोग अपना किया छुपाने की कोशिश कर रहे थे। करिश्मा ने ये सब कुछ सुनकर संदीप को इशारा किया कि वो किसी भी तरीके से नैतिक को स्टेज से नीचे उतारे। नैतिक को पकड़ पाना इतना आसान नहीं था। नैतिक अच्छी हेल्थ का इंसान था, इसीलिए 2 गार्ड्स भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। संदीप ने और गार्ड्स को आने के लिए कहा और वो कुछ भी कर पाते उसके पहले ही नैतिक ने बोलना जारी रखा। जो सालों पहले पूजा के साथ हुआ था ये वही अब सिया के साथ करना चाहते हैं। सेम तरीके से ये सिया को परेशान कर रहे हैं। नैतिक को स्टेज से नीचे उतारा जाता उसके पहले ही कॉन्फ्रेंस हॉल का सारा माहौल बदल चुका था, क्योंकि अब स्टेज की ओर कोई और भी आ गया था। सिया जैसे जैसे स्टेज की ओर बढ़ रही थी वैसे वैसे फोटोग्राफर पागलों की तरह उसकी फोटो खींच रहे थे, क्योंकि सिया वैसे तो पब्लिक और मीडिया से गायब रहती है, पर जब इस तरीके से सामने आई है कुछ न कुछ बड़ा ड्रामा जरूर हुआ है। सिया को स्टेज की ओर बढ़ता देखकर करिश्मा ने उसे रोकने के लिए संदीप को इशारा किया। संदीप ने अपनी सिक्योरिटी को इशारा करके सिया का रास्ता रोकने की कोशिश की, पर सिया अपने प्रोफेशनल बॉडीगार्ड साथ में लेकर आई थी। उनके आगे मिरेकल एंटरटेनमेंट की सिक्योरिटी कुछ भी नहीं कर सकी। सिया जैसे ही स्टेज पर पहुंची, करिश्मा ने उसकी ओर गुस्से में देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो लंदन में होना चाहिए था, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। सिया, अगर वापस नहीं आती तो जब तक वापस आती तब तक तुम लोग मुझे इतना बदनाम कर चुके होते कि मेरा करियर खत्म हो जाता। इसीलिए अपने दोस्त की मदद करने के लिए मुझे तो वापस आना ही था। और ये कहकर सिया ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। सिया के बॉडीगार्ड ने नैतिक को सिक्योरिटी वालों के चुंगल से छुड़ाया और सिया ने नैतिक की ओर देखकर कहा, जाओ, जाकर बोलो जो बोलना चाहते हो, जो करना चाहते हो वो करो, तभी तुम्हारे दिल से बोझ उतरेगा। सिया को देखकर नैतिक को कॉन्फिडेंस आ रहा था और वो अपने सामने खड़ी हुई लड़की को देख रहा था और सोच रहा था कि ये वही है जो अपने असिस्टेंट के लिए एक मॉडल के मैनेजर से लड़ गई थी, उन्हें थप्पड़ तक मार दिया। उसने अपनी इमेज की परवाह नहीं की। आज यहाँ पर विदेश से अपना सारा काम छोड़कर अपने मैनेजर, जिसको दोस्त मानती है, उसके लिए यहाँ पर आकर खड़ी है। वाकई में ये काबिले तारीफ है। नैतिक ने स्टेज पर वापस जाकर अब माइक लिया और आगे बोलना शुरू किया। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि कैसे मेरी पूजा को करिश्मा ने मरवा दिया और यही सब करिश्मा सिया के साथ करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ऐसे बहुत से हादसे पहले भी हो चुके हैं जिन्हें हम सब ने मिलकर कवर किया था।
सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब इटर्निटी ज्वेलरी के शूट वाला बखेड़ा खड़ा हुआ था, तब दरअसल करिश्मा चाहती थी कि सिया जाकर उस अमीर बाप की बिगड़ी औलाद एक्टर के साथ में डिनर करे, जिसके लिए सिया तैयार नहीं हुई और सारा तमाशा हुआ। कंपनी ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, और तो और आप सब जानते हैं कि सिया के सारे प्रोजेक्ट उठाकर शालिनी और गीता में दे दिए गए। वो तो उसका काम इतना अच्छा है कि लोगों पर से उसका भरोसा उठने नहीं पाया और उसे अपने सारे काम वापस मिल गए। अब बात करते हैं द ट्रुथ शो की रात के इंसिडेंट की। वहाँ पर तो सिया ना पहुँच पाई, इसके लिए करिश्मा ने अपनी हैवानियत की सारी हदों को पार करके सिया की असिस्टेंट राशि के दादाजी को किडनैप करने की हद तक चली गई थी। और आप सब जानते हैं कि सिया ने इनडायरेक्टली स्टेज पर उन्हें लौटाने की डिमांड की थी। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है और इन सब चीजों के बहुत सबूत हैं। अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा और आप लोग ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा। रिकॉर्डिंग वाकई में ओरिजिनल थी, उसे कोई बदला नहीं गया था, ना ही छेड़खानी की गई थी। इसके सबूत के लिए वैसे भी टेस्टिंग के लिए भेजने वाला हूँ। ये कहकर नैतिक ने रिकॉर्डिंग चला दी। करिश्मा सदमे में थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, फिर भी उसने कुछ तो बोलना था ताकि वो सिचुएशन से बाहर निकल सके। उसने नैतिक की ओर गुस्से में देखा और कहा, नैतिक, तुमने अब तक बहुत कुछ बोला है, बहुत ज्यादा बोल चुके हो। बस अब तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास इन सारी बातों को प्रूफ करने के लिए कोई भी सबूत है? क्योंकि अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम ये सोच लो कि तुम और तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। नैतिक ने बॉडीगार्ड के पीछे से ही खड़े खड़े कहा, सबूत? वाकई में करिश्मा, तुम्हें सबूत चाहिए? बहुत मिल जाएंगे। करिश्मा भी अच्छे से जानती थी कि अगर पब्लिक सबूत ढूंढने पे आ गई तो इस तरह के बहुत से सबूत पब्लिक और मीडिया को मिल ही जाएंगे। इसीलिए करिश्मा ने कुछ भी नहीं कहा। तभी नैतिक ने आगे आकर कहा, मैं जानता हूँ तुम कितनी गिरी हुई हो, तुम्हें नहीं पता, पर मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानता था और मैंने भगवान से कितनी बार ही प्रार्थना की थी कि पूजा की मौत में तुम्हारा हाथ ना हो। तुम तो सिया के बाद भी न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा ही करती जाती। इसीलिए आज मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि मैं मिरेकल एंटरटेनमेंट और तुम्हारी कंपनी को छोड़ रहा हूँ। नैतिक की इस अनाउंसमेंट से सारा का सारा मीडिया हाउस हिल चुका था। हर कोई सिर्फ नैतिक के मिरेकल एंटरटेनमेंट को छोड़ने की बात कर रहा था। मीडिया में जहां एक तरफ इस बात की गहमा गहमी थी कि नैतिक मिरेकल एंटरटेनमेंट को छोड़ रहा है, वहीं पर सारा का सारा मीडिया एक तरफा इस बात से इत्तेफाक रखता था कि हाँ, बेशक नैतिक को ऐसी कंपनी छोड़ देनी चाहिए जिसने उससे उसका प्यार छीन लिया है, उसकी जिंदगी छीन ली है, उसे गुलाम बनाने की कोशिश की और इस तरीके से बेइज्जत करने की भी कोशिश की। पर हर कोई जानता था कि नैतिक अगर मिरेकल एंटरटेनमेंट को छोड़कर जाता है तो सिर्फ कंपनी नहीं छोड़ेगा, अपने साथ बहुत सारे सबूत उनके खिलाफ लेकर जाएगा और बहुत सारे सबूत तो वो आज पेश भी कर चुका था। तभी करिश्मा ने पीछे से अपनी बात को ऊंचा रखते हुए कहा, नैतिक, तुम इस तरीके से कंपनी छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुम्हें अच्छे से पता है इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का हर्जाना 3 गुना होगा। तुम्हें अपनी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत का 3 गुना चुकता करना होगा और तो और मैं तुम्हें मैनेजर के तौर पर कहीं भी काम करने नहीं दूंगी। नैतिक ने करिश्मा की ओर मुड़ कर देखा और कहा, मैनेजर? तुम्हारे साथ काम करने के बाद अब मैनेजर बनने की इच्छा ही खत्म हो गई। मैं अब मैनेजर के तौर पर काम ही नहीं करना चाहता। और तभी नैतिक ने सिया की तरफ देखा और कहा, मैं किसी ऐसी कंपनी, ऐसे किसी शख्स के साथ काम नहीं करना चाहता जो इतने नीचे गिर चुके हैं। मैं आप सबको कह नहीं सकता कि मैंने कितनी प्रार्थना की थी कि मेरी पूजा के मर्डर में किसी भी तरीके से करिश्मा का हाथ ना हो, क्योंकि मैं करिश्मा को बहुत हद तक अपनी दोस्त मानता था। कितना अंधा था मैं, मुझे आज समझ में आ रहा है। और रही बात सिया की, तो सिया ने मिरेकल एंटरटेनमेंट को सिर्फ इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि वो अपने करियर की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। मेरी तरह उसे भी लग रहा था कि मिरेकल एंटरटेनमेंट आदर्शों पर चलने वाली कंपनी है, पर अब मैं आपको ये अच्छे से बता सकता हूँ कि इस कंपनी ने सिया को जितनी मदद नहीं की, उससे ज्यादा उसे परेशान किया है, उससे ज्यादा उसे बदनाम किया है।
अभी नैतिक की बात चल ही रही थी कि मीडिया अब सिया से कुछ सवाल पूछना चाहती थी। मीडिया ने सबसे पहले सवाल सिया से यही पूछा, मिस सिया, क्योंकि अब नैतिक ने मिरेकल एंटरटेनमेंट छोड़ दिया है और मैनेजर के तौर पर काम करना भी छोड़ दिया है, पर आप अभी भी मिरेकल एंटरटेनमेंट की ही मॉडल हैं। आप बताएं, आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मिरेकल एंटरटेनमेंट मेरे लिए हमेशा से एक सीढ़ी रहा है, मेरी मंजिल नहीं है। और रही बात मेरे आज की प्लानिंग की, तो फिलहाल ये सब जल्दी खत्म करो, मुझे लंदन वापस जाना है, मेरा काम बीच में छोड़कर आई हूँ। सिया के इस मजाक भरे जवाब को सुनकर सारा का सारा मीडिया हंसने लगा। तभी अचानक से कोई एक शख्स 4 बॉडीगार्ड के साथ हॉल में एंटर हुआ। उस शख्स ने स्टेज के ऊपर आकर करिश्मा की ओर देखकर कहा, मिस करिश्मा, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नैतिक के ऊपर मेरी बहुत समय से पहले से ही नजर थी। अच्छा हुआ एक मैनेजर के तौर पर उसने काम करना छोड़ दिया और आपकी कंपनी को भी छोड़ दिया। नैतिक में डायरेक्शन के बहुत अच्छे स्किल्स हैं। मैं बहुत समय से चाहता था कि नैतिक के ऊपर अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करूं, ताकि वो एक बहुत अच्छा डायरेक्टर बन सके और हमारे लिए काम करे। ये कहकर उस शख्स ने नैतिक को अपना कार्ड दिया और सिया की ओर मुस्कुराते हुए देखकर वहां से चला गया। मीडिया वालों में गहमा गहमी का माहौल था, क्योंकि मीडिया का हर शख्स इस इंसान को बहुत अच्छे से पहचानता था। ये शख्स ओबेरॉय इंटरनेशनल का आर्टिस्ट डायरेक्टर उदय था और इसी का कार्ड सिया ने पूजा की कब्र पर नैतिक को दिया था। जैसे ही सिया अपने काम के लिए वापस लंदन पहुंची, राजवीर ने उसे सबसे पहले कहा, तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता बचा है कि ओबेरॉय इंटरनेशनल को ज्वाइन कर लो। राजवीर वैसे भी मौका ही देख रहा था कि उसे कब सिया को ओबेरॉय इंटरनेशनल में लेने का मौका मिलता है। सिया नैतिक का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए सिया ने राजवीर से नैतिक के लिए बात की थी। और क्योंकि ओबेरॉय इंटरनेशनल मॉडलिंग से ज्यादा फिल्म में काम करता था और नैतिक का डायरेक्शन बहुत अच्छा था, उससे पहले अवार्ड भी मिल चुके थे, इसीलिए राजवीर इसके लिए तैयार हो गया और नैतिक को एक ट्रेनी डायरेक्टर के तौर पर ओबेरॉय इंटरनेशनल में हायर करने के लिए राजवीर ने ही उदय को भेजा था। अब सिया का करियर उसी रास्ते पर चल रहा था जैसे राजवीर प्लान कर रहा था, क्योंकि अब ओबेरॉय इंटरनेशनल ज्वाइन करते ही राजवीर सिया का मैनेजर बन चुका था। सिया ने बहुत जल्द उसके ओहदे को पा लिया था, बहुत जल्द राजीव के लेवल पर आ गई थी। हाँ, वो किसी कंपनी की सीईओ नहीं थी, पर एक बहुत अच्छी और सुपर मॉडल थी। धीरे धीरे करके राजवीर ने सिया का रुझान फिल्मों की तरफ मोड़ा और वो चाहता था कि सिया सिर्फ एक सुपर मॉडल बनकर ना रहे, बल्कि एक बहुत अच्छी एक्टर भी बने। वैसे भी उसकी एक्टिंग स्किल्स राजवीर पहले ही देख चुका था। सिया की फिल्म के लिए पहले ऑडिशन से हर कोई खुश था, हर कोई उससे इम्प्रेस था और उसकी एक्टिंग स्किल्स वाकई में अच्छे थे। पर जैसा कि हर कंपनी में होता आया था, सिया के आने से यहाँ पे भी हलचल मच चुकी थी। यहाँ पर भी कुछ लोग थे जो सिया के आने से नाराज थे, जिन्हें अपनी पोजीशन छीनने का डर लग रहा था। अब तक कोई नहीं जानता था कि सिया राजवीर की वाइफ है। वो आज भी उस कंपनी में महज एक मॉडल थी, और मॉडल क्या, वो तो वहाँ पर न्यू कमर थी, और न्यू कमर होने के साथ साथ एक मॉडल थी, जबकि ओबेरॉय इंटरनेशनल तो एक्टर्स से भरा पड़ा था जो अपने सामने मॉडल्स को कुछ नहीं समझते थे। ऐसे ही करते करते शांति से उतार चढ़ाव के बीच समय कट रहा था। अब राजवीर और सिया की शादी की पहली सालगिरह आ चुकी थी। 6 महीने के समय को इन दोनों ने साल भर में बदल दिया था। राजवीर ने अपनी पहली सालगिरह पर ओबेरॉय इंटरनेशनल में पार्टी रखी, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था कि ये पार्टी क्यों रखी गई है। सबको लग रहा था कि पार्टी नए प्रोजेक्ट की सक्सेस की खुशी में थी। हर एक मेंबर को बुलाया गया था, हर कोई वहां आ रहा था। सिया के स्पेशल अपीयरेंस के लिए राजवीर ने खास तौर पर गाउन मंगवाया था। सिया की ड्रेस को सबसे पहले राशि ने देखा और देखती ही रह गई। जब उस ड्रेस के बारे में राशि ने ऑनलाइन सर्च किया तो पता चला कि ये कैथरीन कलेक्शन का प्रीमियम गाउन है, जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली पहनती है। इसकी कीमत में जितने जीरो लगे हैं, ये तो शायद राशि ने गिनना ही छोड़ दिया था। राशि खुश होकर सिया के पास पहुंची और उसने सिया से कहा, सिया, लगता है बिग बॉस ने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है।
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस ड्रेस को छूऊं या ना छूऊं। मुझे तो उसको छूने में भी डर लग रहा है, कहीं मैली ना हो जाए। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज हमारी एनिवर्सरी है। राजवीर मुझसे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। आज की पार्टी में जाने के लिए ओबेरॉय इंटरनेशनल के नियम के हिसाब से राजवीर किसी एक मॉडल को अपनी मैनेजर के तौर पर रख सकता था, पर उसने आज तक ऐसा नहीं किया था। वो तो हमेशा पीयूष को ही साथ रखता था, पर आज पहली बार उसने अपने लिए सिया को अपना मैनेजर बनाया था। एक मैनेजर होने के नाते सिया को कुछ सहूलियत मिली थी, जिसमें उसकी सबसे बड़ी सहूलियत थी कि उसे राजवीर के सबसे करीब रहना होगा, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना होगा। पार्टी शुरू हुई। सिया के गाउन की हर कोई तारीफ कर रहा था, हर कोई उसे देखकर जल रहा था, क्योंकि वो राजवीर के सबसे करीब थी। दूसरी मॉडल्स राजवीर के इतना करीब आने के लिए तरसती थी। पार्टी अपने पूरे चरम पर थी। राजवीर ने स्टेज पर जाकर माइक लिया और उसने बोलना शुरू किया। मैनेजर होने के नाते सिया इस वक्त भी उसके बगल में खड़ी थी। मैनेजर के तौर पर हर कोई सिया को देख रहा था और कोई ये नहीं जानता था कि उनके रिश्ते की हकीकत क्या है। राजवीर ने माइक लिया और कहा, आप सब मुझे इतने सालों से जानते हैं, आप सब मेरे परिवार का हिस्सा रहे हैं। मैं ओबेरॉय इंटरनेशनल परिवार की तरफ से एक एक नए सदस्य को वेलकम करता हूं और आप सबको अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इंसान से मिलाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है अब बहुत समय बीत चुका है। काफी समय मैंने इस बात को छुपा लिया है, पर अब आप सबका हक बनता है ये जानने का कि आखिर मेरी जिंदगी में कौन है। ये कहकर राजवीर ने अपनी जेब से एक डायमंड की अंगूठी निकाली और स्टेज पर ही सिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसने कहा, बीवी, 1 साल पहले तुम्हें शादी के दिन कुछ दे नहीं पाया था, आज तुम्हें सबके सामने प्रपोज करता हूँ। आज के दिन दोबारा मुझसे शादी करोगी? राजवीर को इस तरह से देखकर सिया की आंख से आंसू निकल आए। उसने राजवीर को उठाया और उसके हाथ से अंगूठी पहनकर उसकी बाहों में समा गई। स्टेज पर चल रहे सीन को हर कोई देख रहा था, पर उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि उन्हें उठाकर किसी दूसरी जगह पर रख दिया गया है और सामने कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि सिया राजवीर की बीवी कैसे हो सकती है। और अगर सिया को इस वक्त राजवीर प्रपोज कर रहा है तो ये क्यों कह रहा है कि 1 साल पहले कुछ नहीं दे पाया था, और अगर 1 साल पहले इनकी शादी हो गई थी तो इस बारे में अब तक किसी को पता कैसे नहीं चला। बहुत से अनसुलझे सवाल थे, पर थोड़ी देर सब चीजों के सामने देखने के बाद लोगों को ये बात पचने लग गई थी। पर राजवीर ने तो वाकई शादी की तैयारी कर रखी थी। उसने सबके सामने सिया से दोबारा शादी की और अब लोगों को समझ में आ गया था कि सिया इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की फर्स्ट लेडी बन चुकी है। थी तो पहले से, पर आज वो ऑफिशियली बन चुकी है। जो लोग सिया के कंपनी में आने से दुखी थे, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कहीं सिया उनसे बदला तो नहीं लेगी या उनके बर्ताव का गुस्सा तो नहीं निकालेगी। वो सब लोग सिया के सामने आने से बच रहे थे। पर अभी राजवीर का सरप्राइज खत्म नहीं हुआ था। उसने पीयूष को इशारा किया तो पीयूष हाथ में एक फाइल लेकर आया और राजवीर ने सिया के सामने वो कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आज से सिया ओबेरॉय इंटरनेशनल की आधी मालकिन थी। उसके अलावा 30 सालों का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें लिखा था कि अब सिया लगातार 30 सालों तक ओबेरॉय इंटरनेशनल की ही मॉडल रहेगी। इसके अलावा वो कहीं काम नहीं करेगी और इन 30 सालों में राजवीर ही उसका मैनेजर होगा। राजवीर अपने परिवार को अपनी शादी की खबर दे चुका था। इस अनाउंसमेंट में ओबेरॉय और सिंघानिया दोनों ही खानदान मौजूद थे। सिया के खानदान को मनाने में राजवीर को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, पर राजवीर के चार्म की बात ही कुछ और थी। उसने वो सब कुछ कर लिया जिससे सिंघानिया खानदान मान जाए। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, दोनों खानदानों से बच्चे के लिए अब प्रेशर बढ़ने लगा था, पर सिया अपने करियर के चरम पर थी। इस वक्त वो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती थी और जैसा कि राजवीर ने हमेशा सिया का साथ दिया था, आज इस पर भी वो सिया का ही साथ दे रहा था।
घर वालों ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब ये मॉडलिंग एक्टिंग छोड़ो, परिवार पर ध्यान दो। सिया उन लोगों को मायूस नहीं करना चाहती थी, पर अपने करियर को भी नहीं छोड़ पा रही थी। इसी बीच पीयूष और राशि के बीच में भी प्यार पनप चुका था। पीयूष ने राशि को अपने परिवार से मिलवा दिया था। दोनों की जल्द ही शादी होने वाली थी। राशि आज भी पीयूष के सामने नर्वस हो जाती थी और पीयूष आज भी उतना ही बुद्धू था। वक्त ने अपनी रफ्तार पकड़ी, सिया का काम चलता रहा। राशि और पीयूष की शादी हो गई। कुछ समय के बाद दोनों सेटल हो चुके थे, पर सिया और राजवीर को अभी भी बच्चा नहीं था। राजवीर के चेहरे पर इसकी कभी कोई शिकन देखने को नहीं मिली। ऐसा लगता था जैसे सिया की खुशी में ही वो खुश है। सिया अब बच्चा चाहती थी, पर अब शायद कुछ समस्या थी जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। सिया डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसने अपना काम भी कम कर दिया था। तभी एक दिन राजवीर ने सिया को उदास देख कर कहा, देखो, बच्चा होता है तो ठीक है, वरना इस दुनिया में बहुत बच्चे हैं। हम बच्चा गोद ले लेंगे, कम से कम एक बच्चे को अच्छे माँ बाप मिल जाएंगे। इस बात ने जादू की तरह असर किया और जैसे जैसे समय बीता, सिया उस डिप्रेशन से बाहर आ गई। सिया ने दोबारा पूरी तरह से अपने आप को काम में डुबो लिया। वो अपने काम को पहले भी एंजॉय करती थी और दोबारा एंजॉय करने लगी थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि राजवीर की मदद से जैसे वो किसी भी मुसीबत से लड़ सकती है। राजवीर हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता था। आज दोनों की 15वीं सालगिरह है। इन 15 सालों के साथ में दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते। दोनों को बच्चा आज भी नहीं है, पर अब इस बात का इन दोनों को अफसोस नहीं है। सिया अपने करियर के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां उसे अब करियर का सेटिस्फैक्शन है कि उसने जो चाहा वो हासिल कर लिया। राजवीर की कंपनी पहले भी नंबर 1 थी, आज भी नंबर 1 है, पर आज 15वीं सालगिरह के मौके पर फिर राजवीर सिया के लिए एक तोहफा लाया है। इस बार उसने सिया के लिए एक जीता जागता तोहफा लिया है। सिया बहुत समय से एक प्यारी सी गुड़िया गोद लेने की कोशिश कर रही थी, पर जैसा कि हमेशा होता आया था, मॉडल्स को बच्चे गोद नहीं दिए जाते थे। लोग उन्हें बच्चों को देने से कतराते हैं। लोगों को लगता है कि शायद उनके पास बच्चे के लिए समय नहीं होगा। सिया राजवीर को अपनी इस कोशिश के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, पर जैसा कि पहले भी होता आया है, राजवीर सिया के हर कदम को पहचानता था। हर कदम पर उसे सिया के बारे में पता होता था, पर राजवीर इस बार इंटरफेयर करके सिया को और परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी भी तरीके से उसने इंटरफेयर किया तो शायद सिया और छोटा महसूस करेगी। समय के साथ में सिया ने इसकी मेहनत भी छोड़ दी थी। वो इस तरफ से भी निराश हो चुकी थी और उसके बाद ही उसने अपने आप को अपने करियर में डुबो लिया था। पर राजवीर अपनी सिया को उदास कैसे देख सकता था। आज उनकी 15वीं सालगिरह के मौके पर राजवीर ने एक छोटी सी गुड़िया लाकर उसकी गोद में डाल दी थी, जो उसकी थी। फाइल में नाम लिखा था, बेबी ऑफ सिया ओबेरॉय। सिया ने बड़े प्यार से उसका नाम सिदीक्षा रखा और बस इस तरह से सिया की नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। ये सिया की जिंदगी की नई शुरुआत है, एक माँ की नई शुरुआत है। सिया और राजवीर की इस लव स्टोरी का इस भाग के साथ हैप्पी एंडिंग होता है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनें और हमें कमेंट करें कि आगे आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस कहानी का पिछला भाग सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।